नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और आज मैं आप सभी को भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में ही अपना फीडबैक दीजिए अब कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसका कारण है कि हमारे संविधान में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट का नियम है, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो सबसे आगे वह जीता। इस प्रणाली के अनुसार यदि किसी पार्टी को अधिक प्रतिशत में वोट मिलते हैं और किसी पार्टी को कम प्रतिशत में भी वोट मिलते हैं तो भी कम प्रतिशत वाली पार्टी जीत सकती है। जैसे कि एक पार्टी को किसी एक जगह तकरीबन 90% वोट मिले, लेकिन दूसरी जगह 47% 48% ही मिले और विपक्ष को वहाँ पर 52 या 53% वोट मिल गए, तो वह ऐसे कर ज़्यादा प्रतिशत वोट लाने वाले पार्टी से जीत सकती है दूसरी पार्टी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि अभी वर्तमान में कौन कौन सी मुख्य पार्टियां हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई, कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। उनकी पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में उनकी सरकार तो है ही। आप जानते ही होंगे, अन्ना हजारे मूवमेंट में अरविंद केजरीवाल उभर कर आए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जहाँ तक मेरे को ध्यान है 2012 में बनाई थी और 2015 के इलेक्शन में जीतकर आए थे सरकार में, और उसके बाद फिर 2020 में दोबारा जीता था। अगले साल दिल्ली के इलेक्शंस आप फिर से देखेंगे। हालांकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी आप लोगों की नज़र होगी, हमारी भी नज़र है। यदि हो सका तो उस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी वैसे हमारे देश में ये गिना जाता है कि कौन राइट विंग पार्टी है, कौन सी लेफ्ट विंग पार्टी है, या फिर कौन सी सेंटर में रहने वाली पार्टी। यानी कि जो पार्टियां सेंटर में रहती हैं, ना ज़्यादा लेफ्ट विंग लेती हैं ना ही राइट विंग, उनको सेकुलर पार्टियां बोला जाता है, यानी कि सेंटर। इसी प्रकार की लगभग इससे मिलती जुलती पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि भ्रष्टाचार और अन्य जनता से जुड़े मुद्दों के साथ आगे आई थी एक बड़े आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन में। उसके अलावा मैं यदि आपको बताऊं कि आम आदमी के अलावा, जहां तक मेरे को ध्यान है, शायद से बीएसपी का अब राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों से अच्छा नहीं रहा, खासकर 2014 से। बीएसपी मुख्यतः दलितों की पार्टी मानी जाती है और उसमें दलित बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बीएसपी नाम की पार्टी की मुख्य अध्यक्ष पहले काशीराम थे और बाद में, यानी कि अब अभी भी हैं, मायावती। वो यूपी में मुख्यतः बेस है बीएसपी का, और वो वहाँ पर सरकार भी चला चुकी हैं 5 साल, या फिर शायद उससे ज़्यादा ही, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। थोड़ी बहुत गलती हुई हो दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो बाद में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो मैं ला पाऊँगा। तो दोस्तों, बीएसपी के बारे में मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में इसका गढ़ है और ये देश के अन्य भागों में भी चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, कई बार जीतती भी है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम, जो कि हमारे एक मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी का नाम है AIMIM। वो
मुख्यतः क्या तकरीबन पूरी तरीके से मुस्लिम हितों की बात करते हैं। मुस्लिम इस्लाम की ही राजनीति करते हैं हमारे देश में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो AIM का मुख्य घर है हैदराबाद। हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद में वर्चस्व असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIM पार्टी की है, AIMIM पार्टी की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और पार्टी है जो कि उसके साथ मेरे को नाम ध्यान नहीं है, जो कि तेलंगाना की ही पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति या फिर भारत राष्ट्र समिति ऐसे नाम करके है। उनकी बेटी का नाम भी, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, हाल फिलहाल में ही चुनाव हारे हैं, उनकी बेटी और आम आदमी पार्टी की सरकार के कई बड़े नेता और यहाँ तक कि बात अरविंद केजरीवाल तक भी पहुँची थी। उसी मामले में उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जो कि तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी की चीफ मिनिस्टर की बेटी थी। तो दोस्तों मैं आपको आम आदमी पार्टी के बारे में, वर्तमान में संघर्षों के बारे में बताऊं तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन और जो नीचे लेवल के नेता थे थोड़े से, वो जेल गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को भी जेल जाना पड़ा। उसके बाद तो लास्ट में अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा और उन्होंने वहाँ से काफ़ी कोशिश की कि वो सरकार चला लें या फिर उन्हें कोर्ट से ज़मानत मिल जाए, लेकिन ज़मानत नहीं मिलने की सूरत में वर्तमान में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी जी हैं। और एक और मैंने आपको कुछ पार्टियों के बारे में बता दिया, जैसे कि आम आदमी पार्टी। यदि मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे देश में मुख्य पार्टियां हैं BJP, कांग्रेस, अब BSP का तो खैर नाम नहीं है, लेकिन फिर मैं उनका नाम ले लेता हूँ। मुख्य पार्टियों में हर जगह चुनाव लड़ते हैं BJP, कांग्रेस, BSP, आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, NCP, JDU, RJD। देखिए दोस्तों, यहाँ पर JDU और RJD क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। वहीं पर इनसे भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े राजनीतिक संगठनों से गठबंधन करती हैं, जैसे कि बिहार में हम पार्टी है और चिराग पासवान को आप जानते ही होंगे, उनके पिता अब नहीं रहे, उनकी पार्टी NDA में है। और कुछ पार्टियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि JMM झारखंड की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में SP यानी कि समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। ये सब दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कॉमन नॉलेज है और ये आप सभी को होना चाहिए, ताकि आप अपने देश में, जिस देश में रहते हैं, उसके बारे में एक बिगर पिक्चर में देखिए। मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ भी बताता हूँ जो कि मैंने कई सालों में सीखी है, अपने पूरे के पूरे अब तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये ऐसे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्किल्स के बारे में भी, जिससे कि यदि आप उसको सीख लें तो आपका बहुत भला हो सकता है। सबसे पहले होता है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, ये सब कुछ सीखा जाता है और अच्छे से बातचीत करना सीख लिया जाता है, जिससे कि आप अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझा सकें और अपनी बात मनवा सकें। इसी के अंदर आता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि अपना प्रभाव छोड़ना दूसरों के ऊपर अपनी बातों से प्रभाव डालना। इसके बाद आता है एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशन, और यानी कि अपने आसपास की और अपने देश विदेश की स्थिति का अवलोकन करना, विश्लेषण करना। और फिर आता है अवेयरनेस ऑफ द बिगर पिक्चर। मुझे जो स्किल्स लगता है इम्पोर्टेंट है और मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, फिर एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशन, देन अवेयरनेस ऑफ द बिगर पिक्चर, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, फिर गुड लर्निंग एबिलिटी, फिर एबिलिटी टू रिसर्च, फिर टीम वर्क, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर एडेप्टिबिलिटी, फिर एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट नॉलेज, डिसाइसिवनेस, डिटर्मिनेशन और कुछ यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ तो मैंने आपको जितनी स्किल्स याद थी मैंने आपको बता दी। दोस्तों इसी के साथ में आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताने के बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन स्किल्स का आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप ये स्किल्स अपनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। हमारे देश में ये मुख्यतः वर्तमान में अमेरिका की तरह ही हालत हो गई है। वहाँ पे भी दो ही पार्टियाँ हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरा है एक हैं रिपब्लिकन्स और दूसरे हैं डेमोक्रेट्स, यानी कि हर बार उन्हीं दोनों में मुकाबला होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में ट्रंप चुनाव जीत कर आए हैं और वो अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। और दोस्तों इसी तरीके से दो पार्टियों की प्रणाली यूके में भी है। यूके में एक लेबर पार्टी है और दूसरी पार्टी का मेरे को ध्यान नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, या फिर आप दोस्तों कुछ आप भी अपनी तरफ से कीजिए। और इंग्लैंड की जो दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी के अलावा, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों इसी तरीके की हालत हमारे देश भारत में भी हो गई है। सन 1990 के बाद का समय एक तरीके से गठबंधन का दौर कहा जाता है। इसमें कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, जैसे कि एच डी देवगौड़ा और वीपी सिंह और गठबंधन की सरकार थी 2004 से 2014 तक। उस समय कांग्रेस के गठबंधन का नाम यूपीए था और उसमें 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ, यानी कि उनको 284 सीट्स अकेले बीजेपी को मिली थी, जो कि बहुमत 272 होना चाहिए, उससे 10-12 सीट ज़्यादा ही है। तो बीजेपी ने अपने अकेले दम पर भी और जो उनके साथ थे पार्टियां उनको साथ मिलाकर सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन रखना उस समय बीजेपी के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 2014 और 2019 में तो चुनाव ये अपने दम पर जीत कर आए। 2014 के बाद बीजेपी को और ज़्यादा बल मिला और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती और पूरे गठबंधन के साथ 350 के पार था। इसी बल पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने नारा दिया था 400 पार, जो कि नहीं हो पाया। 240 के आसपास बीजेपी सिमट गई और जैसा कि आप जानते हैं अब एनडीए गठबंधन का सरकार है और अब यूपीए यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन था उसका नाम बदल के एक तरीके से मान लीजिए वो भी कांग्रेस का ही गठबंधन है, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में जो कि नया गठबंधन का नाम दिया गया है वो कांग्रेस ही है, सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी कई राज्यों में सरकारें हैं। तो दोस्तों और यदि हम थोड़ा बहुत अपने देश के बाहर की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अमेरिका में चुनाव हुए हैं और वहाँ पर दूसरी बार
ट्रम्प चुनकर आए हैं। हालांकि वो 2020 के इलेक्शन में हार गए थे और 2024 तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इससे पहले बराक ओबामा के बाद 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो विजयी होकर चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे वहाँ के अमेरिका में राष्ट्रपति का पद सबसे ताकतवर होता है और भारत में प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों, अमेरिका के बारे में हमने बात कर ली। हमसे जुड़े जो मुख्य देश हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। नेपाल में भी आपने सुना होगा कि नेपाल और भारत के रिश्तों में कुछ समस्याएं आ रही थी जो कि चाइना का प्रभाव से थी। अब वो ठीक कर लिया गया है और भूटान वगैरह से संबंध ठीक हैं। श्रीलंका से भी संबंध ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति वगैरह से कुछ समस्या आ रही थी जो कि अब न्यूज़ में नहीं आ रहा है, यानी कि शायद से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अब वहाँ उस देश से भी हमारे देश के संबंध अच्छे ही हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब अरे हाँ, याद आया, मैं तो आपको सबसे लेटेस्ट न्यूज़ बताना ही भूल गया। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब हैं। वहाँ पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके साथ एट्रोसिटीज़ किए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और आपने सुना होगा किन महोदय की सरकार बनी है वहाँ पे, अंतरिम सरकार। मैं ठीक से उनका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है। उन महोदय को हिंदू संगठनों ने कहा भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई है, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे हिंदू पलायन को या फिर अपने ऊपर अत्याचार होते हुए देखने को मजबूर हैं। तो और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो 5 अगस्त से या फिर पिछले कुछ टाइम से भारत में आकर रह रही हैं, क्योंकि या एक तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। और वहाँ पे जो 1971 में भारत के बीच बचाव के बाद जब बना था बांग्लादेश, तो जिन्होंने बनवाया था शेख मुजीबुर या फिर उनका नाम क्या था, मैं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक से याद नहीं है, उन्होंने बनवाया था। उनकी मूर्ति वगैरह वहाँ पर तोड़ी जा रही है फ़िलहाल बांग्लादेश में। और मुख्य समाचार ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहाँ पर अंतरिम सरकार बन तो गई है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं पर और ख़ासकर मतलब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर, खासकर उसमें हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपने पड़ोसियों की बात कर ली। हमारे पड़ोसी जो थे और चीन के साथ दोस्तों अब बॉर्डर की जो टेंशन्स थी वो सुलह हो गया है प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बातचीत के बाद, जहाँ तक न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी थे हम उनको एक बार फिर से गिन लेते हैं। मैं कोई कॉपी किताब लेकर नहीं बैठा, मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं एक बार गिन लेता हूँ। मैं खुद भी गिन लेता हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने आपको नेपाल के बारे में बता दिया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, चाइना 6 और पाकिस्तान में इस बार इमरान खान जेल में है, जो कि जिन्होंने कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है और वो भी इमरान खान के नेतृत्व में, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। और देखिए दोस्तों क्या हालात हैं कि आज वो जेल में है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, मतलब इन सब की मिलीजुली गठबंधन की सरकार चल रही है, जहाँ पे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ सरकार चला रहे हैं। वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वहाँ की पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और वो लगातार दूसरों देशों से चीन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड नेशन से और वर्ल्ड बैंक या फिर IMF से कर्ज की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपने देश को ठीक से चला सकें। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 7 देश, और नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन के बाद आता है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, कहने को तो अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, लेकिन यदि आप हकीकत जानें तो आप जानते होंगे कि 1948 के युद्ध में पाकिस्तान ने कुछ अवैध रूप से कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक बेहद ही गलत बात थी, क्योंकि वहाँ के राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहा, हालांकि भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया और फिर बात यूनाइटेड नेशंस में चली गई, जिसके बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। और दोस्तों, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने, जब सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, यह भी दोस्तों एक फैक्ट है, भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चीन को अपना दोस्त बनाने के लिए जो ज़मीन कश्मीर की भारत की थी उसको चाइना को गिफ्ट कर दिया और उसका अच्छा दोस्त बन गया पाकिस्तान। आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान को हर जगह चीन फेवर देता है और उसकी यही वजह है। दोनों मिलकर CPEC कॉरिडोर भी बना रहे हैं, हालांकि उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। बलूचिस्तान से लेकर वहाँ के पाकिस्तान के लोकल लोगों के बीच इस चीज़ की नाराज़गी है, खासकर बलोच लोगों में, क्योंकि वहाँ पर बलोचिस्तान में काफ़ी गरीबी और भुखमरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में फ़िलहाल क्या चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, यकीन करता हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए। यदि आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यदि कुछ गलती आपको समझ आ रही हो तो मेरे को कमेंट में लिखकर बताइए, मैं अगली बार सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।